तो टेक गुरु बीबीयू विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AWS D1.1 इन हिंदी एन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड स्टील। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 से 9 तक बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, वेल्डिंग डिफेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस प्रायर टू पेंटिंग, पेंट एप्लीकेशन, IS 800, IS 7215, IS 2062, IS 1852, AWS D1.1 फैब्रिकेशन। दोस्तों, इस टॉपिक पर जो मेंशन किया हुआ टॉपिक पे वीडियो बना करके, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बना करके आप लोग के बीच में अपने यूट्यूब के माध्यम से हमने शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, ये जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे AWS D1.1 का जनरल रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों, जनरल रिक्वायरमेंट शुरू करने से पहले हमको बता दें कि इस सेशन जनरल रिक्वायरमेंट से पहले हम AWS D1.1 के फैब्रिकेशन चैप्टर का डिस्क्रिप्शन करके उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो डिफरेंट पार्ट में 1 to 6 में बना करके छोटे छोटे पार्टों में आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं कि जानते हैं पहले कि AWS जो है D1.1 का जनरल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर AWS फॉलो करना है हमें तो उसमें कहाँ लिमिटेशन दिया हुआ है, कहाँ क्या दिया हुआ है और उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या डिफाइंड किया हुआ है या उसमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम आपको बताया कि फैब्रिकेशन के बारे में तो ऑलरेडी हम जो वीडियो बना करके आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं, स्कोप से शुरू करते हैं AWS D1.1 का जनरल एक रिक्वायरमेंट स्कोप से। This code contains the requirement of fabrication and erection welded steel structure when this code is stipulated in contact document. Conformance with all provision of the code shall be required, except for those provision that the engineer see 1.4.1 or contract document especially modify or exempt the following in a summary of those clause। दोस्तों, फैब्रिकेशन में अगर कहीं भी फैब्रिकेशन और इरेक्शन रिलेटेड या इरेक्शन वेल्डिंग रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड डॉक्यूमेंट में अगर AWS D1.1 का रिक्वायरमेंट मेंशन किया हुआ है तो हम इस जो क्राइटेरिया AWS D1.1 का जो रिटन डॉक्यूमेंट का क्राइटेरिया है उसको हम फॉलो करेंगे। अदरवाइज इल्स हमें उस जगह को नहीं फॉलो करना है। अगर कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का स्पेशल रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ इंजीनियर का प्रोविज़न है या फिर कहीं मॉडिफिकेशन दिया हुआ है, स्पेशली जब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है तब उस प्रोविज़न को कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। अदरवाइज इफ मेंशन किया हुआ है D1.1 को फॉलो करना है तो हमें AWS D1.1 को फॉलो करना। चलिए दोस्तों, और देखते हैं जनरल रिक्वायरमेंट के बारे में। दिस क्लॉज जो फर्स्ट है, दिस क्लॉज कंटेन बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द कोड, की डिफिनीशन एंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व विथ स्टील फैब्रिकेशन। दोस्तों, जो जनरल रिक्वायरमेंट हो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ, जैसे हमने बताया आपको शुरू में ही कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, स्कोप, लिमिटेशन, की डिफिनीशन के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरा, आगे बढ़ते हैं तो डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन के बारे में। दोस्तों, दिस क्लोज कंटेन रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन कंपोज फॉर ट्यूबुलर एंड नॉन ट्यूबुलर प्रोडक्ट फॉर मेंबर। दोस्तों, AWS D1.1 में साथ ही आपको बता दें कि जनरल डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन भी दिया हुआ है। समहाउ कहीं कहीं ज़रूरत है हमें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक करके। आइदर वो ट्यूबुलर कनेक्शन हो और नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन हो। नेक्स्ट दोस्तों, अगर प्री क्वालिफिकेशन की बात करें तो दिस क्लॉज कंटेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्शन ऑफ WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द WPS क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोड।
इसमें प्री क्वालिफिकेशन के बारे में, WPS का प्री क्वालिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन का, तो दिस क्लॉज कंटेंट द रिक्वायरमेंट फॉर WPS क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन टेस्ट रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय ऑल वेल्डिंग पर्सनल, welder, welding operator and tack welder to perform welding in accordance with this code। क्वालिफिकेशन के बारे में भी दोस्तों दिया हुआ है, साथ में कोई एक डिटेल में हम जिक्र करेंगे कि जो वेल्डर, वेल्डिंग ऑपरेटर और टैक वेल्डर का क्वालिफिकेशन होता है कैसे करेंगे, किस पोजीशन में होता है, तो पोजीशन, थिकनेस, जो डिफरेंट क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है क्वालिफिकेशन रिलेटेड और WPS के रिलेटेड, और ऑपरेटर, वेल्डर, वेल्डिंग ऑपरेटर, टैक वेल्डर के रिलेटेड, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन पार्ट में। नेक्स्ट दोस्तों अगर फैब्रिकेशन की बात करें तो दिस क्लॉज कंटेंट जनरल फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल टू वेल्डेड स्टील स्ट्रक्चर governed by this code, including the requirement for base metal welding, consumable welding technique, welding detail, material preparation and assembly, workmanship, वेल्ड रिपेयर एंड अदर रिक्वायरमेंट। दोस्तों जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि फैब्रिकेशन WSD 1.1 का जो फैब्रिकेशन रिलेटेड टॉपिक है उस पर हमने वीडियो बना करके ऑलरेडी आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं, जिसमें कि आपको जो फैब्रिकेशन का जो जनरल फैब्रिकेशन और इरेक्शन का जनरल रिक्वायरमेंट मेंशन किया हुआ है, कोड, गवर्नमेंट जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, बेस मटेरियल का, वेल्डिंग कंज्यूमेबल का, वेल्डिंग टेक्निकल, व्हाटएवर इन प्रोसेस जो भी रिक्वायरमेंट है फैब्रिकेशन का, उसके बारे में वो डिस्कस किया हुआ है। और ये इसके रिलेटेड टॉपिक इस पे वीडियो बना करके आप लोग के बीच में हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंस्पेक्शन का। तो दिस क्लॉज कंटेंट क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंस्पेक्टर, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट बिल्ड एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर प्री परफॉर्मिंग विजुअल इंस्पेक्शन एंड एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। दोस्तों एक क्लॉज में क्या है, इंस्पेक्शन क्लॉज की अगर बात करते हैं तो इंस्पेक्शन क्राइटेरिया के बारे में और क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंस्पेक्टर है उस इंस्पेक्टर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या प्रोसीजर परफॉर्मेंस होना चाहिए, साथ ही उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, और जो डिफरेंट है जैसे विजुअल इंस्पेक्शन या एनडीटी जो भी मेथड ऑफ हमें इंस्पेक्शन का क्राइटेरिया है उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या है उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों अगर स्टड वेल्डिंग की बात करें तो दिस क्लॉज कंटेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेल्डिंग ऑफ स्टड और स्ट्रक्चरल स्टील। 7th जो चैप्टर है स्टड वेल्डिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। दिस क्लॉज contain basic information pertaining to the welded modification और repair of existing steel structure। साथ ही दोस्तों अगर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर करना है तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है 8 नंबर चैप्टर में कि उसको कैसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है। साथ ही दोस्तों हमने जो डिस्कस किया पॉइंट वाइज स्कोप में, जनरल रिक्वायरमेंट, डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, प्री क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, फैब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, स्टड वेल्डिंग, स्ट्रेंथनिंग, रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग। साथ ही दोस्तों बता दें कि आपको कुछ लिमिटेशन भी दिया हुआ है, AWS का कोड का कुछ लिमिटेशन भी है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या लिमिटेशन है। तो द कोड वाज स्पेशली डेवलप्ड फॉर वेल्डेड स्ट्रक्चर फॉर यूटिलाइज कार्बन और लो एलॉय स्टील that are 3 mm or thicker with minimum specified yield strength 690 100 psi 690 MPa और लेस। ये जो कोड है दोस्तों वो डिजाइन किया हुआ है कार्बन और लो एलॉय स्टील के लिए। ये कहाँ अप्लीकेबल, जिसका थिकनेस 3 mm, मिनिमम 3 mm हो या फिर उससे ज़्यादा हो, और जिसका स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेंथ 100 psi और 690 MPa से कम हो, उसके लिए ये कोड अप्लीकेबल है। द कोड मे बी सूटेबल फॉर गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन आउटसाइड द स्कोप ऑफ द इंटेंडेड पर्पस।
कुछ पार्टिकुलर पर्पस से जो भी इस लिमिटेशन से बाहर भी है यूज किया जा सकता है, बट उसके साथ टर्म एंड कंडीशन भी है। अगर उससे बाहर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, हमें किस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो हाउएवर द इंजीनियर शुड इवेलुएट सच सुटेबिलिटी एंड बेस्ड अपॉन द इवेलुएशन इनकॉर्पोरेट into contract document and any necessary change to code requirement to address the specific requirement of the application that is outside the scope of code। जो भी है इस कोड से अगर कुछ भी आउटसाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज है वो सब प्रिकॉशन वगैरह मेंशन किया हुआ है, तो उस चीज़ को हम फॉलो करके इस कोड को के आउटसाइड भी जा सकते हैं। लेकिन जो पार्टिकुलर ये डिज़ाइन किया हुआ है 3 mm से लेकर के उससे ऊपर तक कार्बन और लो एलॉय स्टील स्ट्रक्चर के लिए, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 की SI हो, 100 की SI या फिर 690 MPa या उससे कम। ठीक है दोस्तों, द स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कमिटी इनकरेज द इंजीनियर टू कंसीडर द अवेबिलिटी ऑफ AWS-D1 कोड फॉर एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग एल्युमिनियम AWS-D 1.2 sheet steel or liquors equal or less than 365 mm, reinforcing steel D 1.4 and stainless steel D 1.6, and the HSO AWS 1.5 bridge welding code was especially developed for welding high bridge component and recommended for application। दोस्तों जो D1.1 का अगर जो हमने बात कर लिया AWS कोड फॉर एल्युमिनियम के लिए अगर बात करते हैं तो D1.2, स्टील सीट स्टील इक्वल और लेस देन की बात करते हैं तो 5 mm, AWS D1.1 एनफोर्समेंट के लिए बात करते हैं D1.4। साथ ही दोस्तों जो भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो D1.5 रिकमेंडेड एप्लीकेशन के लिए है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डिफिनीशन की बात करते हैं। तो द वेल्डिंग टर्म यूज इन दिस सोर्स शैल बी इंटरप्रेटेड in conformance with the definition given in latest edition AWS 3.0 standard welding term and definition supplemented by NXK of the code and the following definition। दोस्तों कुछ डिफिनीशन दिया हुआ है जो लेटेस्ट एडिशन AWS 3.0 स्टैंडर्ड वेल्डिंग टर्म एंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, साथ में हम सप्लीमेंटेड NXK में दिया हुआ है जिसमें वो डिफिनीशन है, उसको एक बार एक करके हम डिस्कस करेंगे जी। अगर इसमें बात करते हैं अगर इंजीनियर के बारे में, तो इंजीनियर कौन है दोस्तों, तो इंजीनियर शैल बी डिफाइंड एज ड्यूली डिजाइंड इंडिविजुअल हु एक्ट फॉर एंड इन बिहाफ ऑफ द ओनर ऑन ऑल मैटर विद इन द स्कोप ऑफ द कोड। इंजीनियर क्या है, ऐसा आदमी जो डिजाइन इंडिविजुअल जो है बिहाफ ऑफ ओनर के स्कोप ऑफ कोड के बारे में बात करेगा। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में अगर कहते हैं तो शैल बी डिफाइंड एज ए एनी कंपनी और इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव एट कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर फैब्रिकेशन इरेक्शन मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग कन्फॉर्मेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, जो मैन्युफैक्चरर है या फिर फैब्रिकेशन इरेक्शन जो भी रिलेटेड एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व है उसको कॉन्ट्रैक्टर। साथ में अगर इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्टर, वेरिफिकेशन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अनमोडिफाई भी होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर का इंस्पेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा निर्धारित किया हुआ है, ड्यूली डिजिग्नेटेड है पर्सन, और बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ ऑफ ऑल जो इंस्पेक्शन एक्टिविटी है, क्वालिटी मैटर है, उसको वो डॉक्यूमेंट के द्वारा हैंडल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हैंडल कर रहा है। वेरिफिकेशन इंस्पेक्टर क्या है, वेरिफिकेशन जो इंस्पेक्टर होता है दोस्तों वो ऑनर के द्वारा, ऑनर या फिर ऑनर का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि ऑल इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी रिलेटेड मैटर को डील करता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर इंस्पेक्टर अनमोडिफाइड की बात करें तो व्हेन द टर्म इंस्पेक्टर इज यूज्ड विदाउट फर्दर क्वालिफिकेशन एज द इंस्पेक्टर स्पेसिफाइड इंस्पेक्टर कैटेगरी डिस्क्राइब अबव इट अप्लाइज इक्वली टू द कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्टर एंड द वेरिफिकेशन इंस्पेक्टर द लिमिट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब इन 6.1.2। आगे दोस्तों बात करेंगे हम मॉडिफाइड इंस्पेक्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 6.1.2 में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे फर्दर उस पर हम कि क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें OEM का मीनिंग क्या है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर
इसको डिफाइन करेंगे। OEM shall be defined as the single contract that assumes some of all responsibility assigned by this code to the engineer. Owner shall be defined as the individual or company that exists legal ownership of the product or a structural assembly produced under this code. कोड टर्म शैल, शुड एंड मे। शैल, शुड और मे इसमें यूज किया हुआ है दोस्तों। शैल भी, शुड भी एंड मे भी यूज किया हुआ है। ये सब जो भी पॉइंट है उसका लिए अलग अलग मीनिंग है। अगर शैल की बात करते हैं तो कोड प्रोविजन यूज शैल आर मैंडेटरी अनलेस स्पेसिफाइड मॉडिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बाय द इंजीनियर। शैल मीन्स मैंडेटरी है, उसे करना है। अनलेस, अगर उसके करस्पॉन्डिंग कुछ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ है तब उसे ही अवॉइड करना है। अदरवाइज शैल का मीनिंग है उसे फॉलो करना है। शुड का अगर बात करते हैं दोस्तों तो द वर्ड शुड इज यूज्ड टू रिकमेंडेड प्रैक्टिस दैट आर कंसीडर बेनिफिशियल बट आर नॉट रिक्वायरमेंट्स। शुड का मीनिंग है कि अगर काम करते हो आप, उसको यूज करते हो तो बेनिफिशियल होगा, बट वो रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट नहीं है बट उसको यूज करते हैं तो वो बेनिफिशियल आपके लिए होगा, तो वहाँ पे शुड का वर्ड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं मे, तो द मे वर्ड मे इन प्रोविजन अलाउड द यूज ऑफ ऑप्शनल प्रोसीजर और प्रैक्टिस दैट कैन बी यूज एज एन अल्टरनेट और सप्लीमेंटेड टू द कोर रिक्वायरमेंट। Those optional procedure that require the engineer approval shall either be specified in contract document or require the engineer approval. The contractor may use any option without the engineer approval when the code does not specify that engineer approval shall be required. दोस्तों मे का मतलब है कि उसके ऑप्शनल प्रोसीजर है। ऑप्शनल प्रोसीजर को अल्टरनेटिवली जो भी सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना है नहीं करना है वो ऑप्शनल है, वो कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर को उस प्रोसीजर को फॉलो करना है तो बिना इंजीनियर अप्रूवल का भी वो कॉन्ट्रैक्टर उसको फॉलो कर सकता है। इसमें कोई इंजीनियर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्वप्रथम इंजीनियर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू AWSD 1.1। द इंजीनियर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका होना चाहिए। ओ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट दैट गवर्नमेंट प्रोडक्ट और स्ट्रक्चरल असेंबली प्रोड्यूस अंडर दिस कोड। उस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो कि स्ट्रक्चरल और प्रोडक्ट के बारे में इस कोड के अंदर जिक्र किया गया है। द इंजीनियर में एड टू डिलीट फॉर्म अदरवाइज मॉडिफाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोड टू मीट द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में सडन कुछ भी डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट के है, उस बेस पे इस कोड का कुछ रिक्वायरमेंट को ऐड में रिक्वायरमेंट में कुछ ऐड भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। द इंजीनियर शैल बी डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑल ज्वाइंट डिटेल टू बी यूज इन वेल्डेड असेंबली। द इंजीनियर शैल स्पेसिफाई इन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एज नेसेसरी एंड द एप्लीकेबल द फॉलोइंग। दोस्तों जो इंजीनियर होगा उसके साथ में जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होगा उसमें डिटरमाइन और सुटेबल जो भी ज्वाइंट डिजाइन या फिर जो भी जॉब रिलेटेड इशू है, जो भी वो फैब्रिकेशन इन प्रोसेस का जो भी आइटम है उसके लिए रिलेटेड जो भी है वो इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें ऐड करेगा या डिलीट करेगा डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। कोड रिक्वायरमेंट दैट आर अप्लीकेबल ओनली व्हेन स्पेसिफाइड बाय द इंजीनियर। जो ये कोड है दोस्तों, कोड का जो भी रिक्वायरमेंट है स्पेसिफाइड अगर इंजीनियर के द्वारा स्पेसिफाइड यूज होगा, लिखा गया होगा तो ही हम यूज करेंगे। ऑल एडिशनल एंटिटी दैट इज नॉट स्पेशली एड्रेस्ड इन द कोड। ये एंटिटी, अगर कुछ एंटिटी का एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है
तो वो इंजीनियर के द्वारा वो मेंशन किया जाएगा। इस कोड के से जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट उसके बारे में बात हो रहा है। वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन व्हेन रिक्वायर्ड बाय द इंजीनियर, ठीक है। वेल्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अदर दैन द स्पेसिफाइड इन क्लॉज 6। अगर क्लॉज 6 की बात करते हैं दोस्तों, अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो वेल्डिंग का जो मेंशन किया हुआ है इस कोड में, अगर उसके अलावा कुछ अदर है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। सीवियन टफनेस क्राइटेरिया फॉर वेल्ड मेटल, बेस मेटल एंड एच हाइट अफेक्टेड जोन व्हेन रिक्वायर्ड। सीवियन टेस्ट क्राइटेरिया जो भी है इस कोड में मेंशन किया हुआ, अगर ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग इंजीनियर मेंशन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में कि हमें ज़रूरत है। फॉर नॉन ट्यूबुलर एप्लीकेशन वेदर द स्ट्रक्चर इज स्ट्रिक्टली और सिलेंड्रिकली लोडेड, वो भी मेंशन कर सकता है जो रिक्वायरमेंट नॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अगर के बारे में, जो कि स्ट्रिक्टली लोडेड है और सिलेंड्रिकली लोडेड है। ऑल एडिशनल रिक्वायरमेंट दैट आर नॉट स्पेसिफाइड एड्रेस्ड इन दिस कोड फॉर OEM एप्लीकेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। और साथ ही दोस्तों इस जो कोड के अलावा इस कोड में कुछ जो स्पेसिफाइड पार्टिकुलर जॉब रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन या फिर रिक्वायरमेंट वो अगर में लीक नहीं मेंशन किया हुआ है इस कोड में, तो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में मेंशन करके अलग से सेपरेट से इस कोड के अलावा उस रिक्वायरमेंट को फॉलो करा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर WPS क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्शन परफॉर्मिंग स्टील वर्क इन कॉन्फॉर्मेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। कॉन्ट्रैक्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दोस्तों, तो जो WPS है क्वालिफिकेशन ऑफ WPS का और वेल्डिंग पर्सनल का कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्टर का सबके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो ध्यान रहे दोस्तों, ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो उसके और साथ ही कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके कॉन्ट्रैक्ट जो इंजीनियर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वर्क है परफॉर्मेंस उसका कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट और जो भी जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है। तो इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन दो तरह का जो हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्शन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, तो कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्शन शैल बी सप्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड शैल बी परफॉर्म्ड एज नेसेसरी टू इंश्योर दैट मटेरियल एंड वर्कमैनशिप मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। कॉन्ट्रैक्टर का जो इंजीनियर है दोस्तों क्वालिफिकेशन पर्पस इंस्पेक्टर है, वो उसको वेरीफाई करेगा वो जॉब को कि जो मेरा जॉब है वो रेडी हो चुका है एज पर कोड, जो भी रिक्वायरमेंट है वर्कमैनशिप कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मेरा जॉब रेडी हो गया है कि नहीं हो गया, वो इंश्योर करेगा। और वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन की बात करें दोस्तों, तो द इंजीनियर शैल बी डिटरमाइन इफ वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन शैल बी परफॉर्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन शैल बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द इंजीनियर एंड वेरिफिकेशन इंस्पेक्टर। और वेरिफिकेशन इंस्पेक्टर का क्या काम है दोस्तों, तो वेरिफिकेशन इंस्पेक्टर का काम है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्शन उसको रेडी सब वेरीफाई करके उसको ऑफर करता है तो उस जॉब को आइटम को वेरीफाई करना है कि ये जो आइटम मतलब ऑफर्ड किया गया है वो पार्टिकुलर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अगर अप्रूवल का, तो ऑल रेफरेंस टू बी नीड फॉर अप्रूवल शैल बी इंटरप्रेटेड टू मीन अप्रूवल बाय द अथॉरिटी हैविंग जुडिफिकेशन और द इंजीनियर। जो भी रेफरेंस चीज़ें हैं जिसका अप्रूवल नीड है वो जो भी ऑनरशिप है उसके हाथ में या फिर इंजीनियर से वो अप्रूव होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 1.6 वेल्डिंग सिंबल की बात करें दोस्तों, तो वेल्डिंग सिंबल शैल बी दो जो सोन इन लेटेस्ट एडिशन AWS A2.4 सिंबल फॉर वेल्डिंग राइजिंग। सो स्पेशल कंडीशन शैल बी फुली एग्जाम्ड बाय डेडेड नोट इन डिटेल। दोस्तों जो वेल्डिंग सिंबल यूज किया गया है इस AWS D1.1 में वो AWS A2.4 में मेंशन किया हुआ है। फर्दर इसको होने के बाद में हम
उस पे भी उस रिलेटेड जो टॉपिक है उस पे वेल्डिंग सिंबल पर भी हम रिलेटेड टॉपिक पे भी वीडियो बना करके आप लोग के बीच में हम शेयर करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों सेफ्टी प्रिकॉशन का, तो सेफ्टी प्रिकॉशन तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में भी AWSD 1.1 में मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या है, कैसे हमको फॉलो करना है। द सेफ्टी एंड हेल्थ इशू टू कंसर्न आर बियॉन्ड टू द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंड नॉट फुली एड्रेस्ड हियर इन। सेफ्टी के बारे में दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों बस एक जनरल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। ये सेफ्टी के बारे में AWSD 1.1 डील नहीं करता है, ठीक है, फुली तरीका से डील नहीं करता है, बट सेफ्टी के बारे में कॉन्सर्न होना चाहिए, मेंशन किया हुआ है AWSD 1.1 में। It is the responsibility of user and establish appropriate safety and health practice, safety and health information available from other source including but not limited to ANSI ANSI Z 1449.1 safety in welding, cutting and allied process। ANSI Z 49.1 जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसमें सेफ्टी ऑफ इन वेल्डिंग, कटिंग और एलाइड प्रोसेस के बारे में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैन्युफैक्चरर सेफ्टी की बात करें तो मैन्युफैक्चरर सेफ्टी लिटरेचर ऑन द इक्विपमेंट एंड मटेरियल 1 ANSI Z 49.1 इज पब्लिश्ड बाय द अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी 550 NW लियन रोड मैनी 3FL 3313। मैन्युफैक्चरर सेफ्टी के बारे में भी दोस्तों ANSI Z 49.1 में मेंशन किया हुआ है। अप्लीकेबल फेडरल स्टेट लोकल रेगुलेशन जुडिशरी रिक्वायरमेंट के बारे में भी है। फिर अनेक्स आर प्रैक्टिस ऑफ वर्क डन कन्फॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड में इन्वॉल्व मटेरियल डेट आर क्लासिफाइड हजार्ड नॉन हजार्ड, जो भी मटेरियल है इसमें यूज करेंगे वो कौन सा हजार्डस है कौन सा, उस जनरल रिक्वायरमेंट के बारे में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो दिस स्टैंडर्ड make use of both US customary unit and the international system unit SI unit। US यूनिट भी यूज है और SI यूनिट है। द मेजरमेंट may not be except exact equivalent, there is each system can use independently of the other without combination in a way। This standard which originated D.1 the 2010 US unit and D1.1 2010 used in SI unit. The latter are shown in big bracket। Reference document Annex U contain all the document। होप दोस्तों कि अभी आप लोगों को AWS के बारे में D1.1 के जनरल रिक्वायरमेंट के बारे में आइडिया आ गया होगा। दोस्तों इस जनरल रिक्वायरमेंट आप समझ गए कि AWS में जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कहाँ और क्या है क्या नहीं है। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि AWS जनरल रिक्वायरमेंट को अब यहीं क्लोज करते हैं दोस्तों, यहीं मेंशन किया हुआ है। और आपको पहले हमने बता चुका कि इसका जो फैब्रिकेशन रिलेटेड चैप्टर है उसके बारे में उसके ऊपर वीडियो बना करके ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो भी रिलेटेड टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बना करके आप लोग के बीच में शेयर करते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाने का हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।